हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राकेश सिंह। आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th की जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है सोशल साइंस की। उसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का जो दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे आई विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट, थर्ड सेक्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ेंगे, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 एंड देन आफ्टर इट मे बी लीड टू द पार्ट 4, तो आपको पूरी सीक्वेंस समझ में नहीं आएगी। और टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पूरे अच्छे तरीके से जब आपको चैप्टर क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस इनसाइड कैसे भी बने, थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी बने, चेंज हो जाए। इंडियन इकोनॉमी की ही बात करें तो उसमें जो बदलाव आया, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, बाजार में क्या चेंजेस आए, वो ट्विस्टेड क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो सारे उसमें उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन समझते जा रहे हैं। नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से जुड़ रही है बाजार में, वो भी हम आपको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है, आपको सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ उसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में जो नई चीजें हैं उसको भी करना है। तो आइए हम लोग चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किस कारण से जो विश्व है, विश्व का जो बाजार है एक मुट्ठी में सिमट गया, उसके मेन रीज़न क्या थे, क्या फैक्टर्स हैं। शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेट जो था अपने आप में और टेक्नोलॉजी थी जो अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसको, इस बाज़ार को मुट्ठी में लाने के लिए, एक जगह पूरे कंट्री के बाज़ार को अपने आप में मिक्स होने के लिए। सो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में पहला पॉइंट हम लोग आज देखेंगे वो है आपका टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जिस गति से तकनीक का इस्तेमाल किया गया, हम आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, यानी मार्केट में, बाजार में, टेक्नोलॉजी में जो टेलीकॉम सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन रहा, स्पेस रिसर्च सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारे लोगों का काफ़ी खासा योगदान है इस मार्केट को कनेक्ट होने में। आज देखिए कितना आसानी से घर बैठे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, मिंत्रा हो, alibaba.com हो, हर साइट्स को, स्नैपडील हो, हर साइट्स को हम लोग आसानी से एक्सेस कर रहे हैं और लोग जुड़े हुए हैं। फिर टेलीफोन के, मोबाइल के माध्यम से पूछा जाता है, कस्टमर बुकिंग होती है, कॉल आता है, सर आपका एड्रेस ये कहाँ पर है, और आपके पास पहुँच जा रहा है। हर चीज़ के लिए आप बैंक्स जा रहे हैं, वहाँ पर भी आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पैसे कट जा रहे हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो ये जो तकनीक है, इसी तकनीक के माध्यम से आज हम लोग इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपस में इस तरह से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। फॉर द इंस्टेंस दैट पास्ट 50 ईयर्स, उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि पिछला जो 50 साल का इतिहास हमारा रहा है देश का, वो क्या इतिहास रहा, हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, यानी 50 साल पहले के 50 साल जाइए, 100 साल जाइए, मैं तो 100 ईयर बैक बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो चीज़ें थी दूसरे कंट्री से आयात इंपोर्ट करने के लिए उसका वाटरवेज ही एक साधन था। आसपास के भी कंट्री में भी वाटरवेज का ही साधन था, लेकिन आसपास जिस कंट्री से हम कनेक्ट होना चाहें, बाई रोड, वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे उतना। बाई ट्रेन बांग्लादेश से हमारा कनेक्शन है, पाकिस्तान से था, अभी कुछ दिन से बंद है, और भी। तो ये जो हमारा आसपास के जो कंट्रीज हैं जहाँ पर वाटरवेज के साथ साथ रोडवेज के साथ साथ रेलवेज के साथ साथ हवाई मार्ग, कितनी जल्दी सुविधाएं हैं। तो वही बोल रहा है कि द पास्ट 50 years have seen several improvement in the transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible to lower cost.
यानी ये भी है कि कम से सस्ता दर पर आसानी से चीज़ें पहुंच जाए, ये भी फैसिलिटीज़ है। हियर इज हैविंग द इमेज द कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी ये दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े जो कंटेनर है, इसमें ये दिख रहा है, ये कहाँ पर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये पोर्ट है, समुद्र का किनारा है जहाँ पर दूसरे कंट्री से सामान आता है और इस पोर्ट पर उसको अनलोड होता है। उसी तरह से जो है दूसरे कंट्री से फिर सामान जाता है। अब बीच में ये देख लीजिए, ये ट्रैक है, ये रेलवे की ट्रैक बनी हुई है, गाड़ियों की बड़ी बड़ी गाड़ियों की ट्रक है, रेलवे की ट्रक है, यहाँ से ये कंटेनर डायरेक्ट उस पर रखा जाता है। ये रेलवे का ट्रक है? हाँ, बगल में क्यों, यहाँ से समुद्र के किनारे से कनेक्ट होकर के गाड़ियाँ यहाँ इस पर लोड होकर के चली जाती है बड़ी बड़ी। ये कंटेनर जानते हैं, ये उठा करके क्रेन से यहाँ रखा जाता है, काफ़ी हैवी होती है बड़ी बड़ी। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, गाड़ियों की पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं, जो आप मंगा रहे हैं। तो इतना ऊपर से है तो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखिए, वहाँ से देखिए, मतलब पिक्चर बोल रहे हैं, पिक्चर्स ना। हाँ, तो वो उस तरीके से है। सो हैंडलिंग कॉस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्पीड ऑफ विच एक्सपेक्ट्स। तो कह रहा है कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स। पानी का जहाज, बड़े बड़े रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स, जहाज और ट्रक्स। कंटेनर्स हैव लेड टू द ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड with which exports can reach market. Similarly, the cost of air transport has fallen. यानी एक समय ऐसा था 50 साल पहले कि लोगों को आने जाने के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते थे, महंगाई इतनी थी और जो ट्रैवल करने के लिए जो प्लेन था वो कम था, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी तो कम था, तो ये उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। आज का ज़माना जो 21वीं शताब्दी का है, आज का टाइम, वो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, ज़्यादा यूजेबल हो गया है। आप देखिए कोरोना काल में भी लोगों ने मैक्सिमम फ्लाइट का इस्तेमाल किया। अब ये डिपेंड्स करता है कि उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है और कहाँ से है, कितना है, ये कोई मतलब नहीं होता है। सो दिस हैज़ enabled much greater volumes of goods being transported by airlines. Even more remarkable have been the development in information and communication technology in the recent times. Technology in the area of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. जिस गति से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हुआ है, स्पीड हुई है डेटा ट्रांसफरिंग इंटरनेट के लिए, अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। इन द रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट one another around the world, to access information instantly and to communicate and remote areas. This has been facilitated by satellites. तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सैटेलाइट्स में भी अवेलेबल है। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज मीन्स कि आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हों और किसी को भी कोई मेल मैसेज पहुंचाना हो, आसानी से थ्रू इंटरनेट हमारा मैसेज उनके पास पहुंच जा रहा है। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये जो सुविधाएं हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन बन पाता है एक शहर से दूसरे शहर में। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड almost every field of activity. So you might have also ventures into the amazing world of internet. Really, आज आप हमारी जो वीडियो देख पा रहे हैं तो ये इंटरनेट का ही नतीजा है कि आप कहीं बैठे हुए हो, किसी भी जगह में हो दुनिया के देश के, और हम आरा में बैठे हुए हों और यहाँ से आपको वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, आप आसानी से उस वीडियो को
देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग you want to know. Internet also allows us to send instant electronic mail, means and talk voicemails across the world at negligible cost. negligible cost का मतलब हो गया कि इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कीमत नहीं है कि आम जनता भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। अब तो स्थिति में हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन जो नहीं रखने वाले भी थे वो भी स्मार्टफोन रख रहे हैं और आसानी से। अब देखिए यहाँ पर इनका जो इमेज दिखा रहा है, इस इमेज में कुछ मैसेज है, उसको समझने की ज़रूरत है। बट वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है बिजली कहाँ है, सब सुविधाएं हो गई, सब कुछ है। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट IT और इन has played a major role in spreading the output spreading out protection of services and play the major role across the country. Let us discuss about that. Here is the having the one kinds of the printing machine, मैगजीन्स एंड छापाखाना जिसमें न्यूज़पेपर में है। आज का समय इतना तेज़ी से चेंज हुआ है कि हमारा हर चीज़ स्मार्टफोन पर, मोबाइल पर अवेलेबल है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ई न्यूज़पेपर जिसकी बात करते हैं, ई न्यूज़पेपर, तो ई समाचार पत्र जो है वो आसानी से है, मैगजीन है, ये सब अवेलेबल है। सो यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन में IT का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज हम इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में देखा जाए तो अगर ये लॉकडाउन लगा, 2 बार लॉकडाउन लग चुका है अभी तक, और इस 2 बार लॉकडाउन में हमारी देश की जो एजुकेशन सिस्टम्स की व्यवस्थाएं थी, जितना हो सका उतना लोगों के पास मोबाइल था, इंटरनेट था, और लोग कनेक्ट हुए, लोग पढ़े, दूर बैठे भी पढ़े। तो ये IT ही है कि कैसे ग्लोबलाइज हो गए। यानी हम आरा बैठे हुए हैं, क्लास पटना से चल रही है, क्लास दिल्ली से चल रही है, और आसानी से हम उस क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि समाज को जोड़ने का काम एक तरह से कर रही है। हमें तो इसमें सीधा है कि ये जोड़ने का। आज हमारे से लोग, कितने सारे लोग, ऑलमोस्ट 900 के आसपास, 935 लोग के आसपास हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं। और आने वाले फ्यूचर में अभी लोग मैक्सिमम जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। सो न्यूज़ मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन, एक लंदन में एक खबर छपी, रीडर्स इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। यानी वो डिज़ाइन किया और दिल्ली के ऑफिस में उसने मेल कर दिया कि ऐसा ही डिज़ाइनिंग जो है ना मैगजीन का प्रिंट होना चाहिए। अब बताइए अगर इंटरनेट नहीं रहता तो क्या मेल से वो डिज़ाइन दिल्ली आ पाता? नहीं आ पाता। सो द टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंट थ्रू द इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। द डिज़ाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग द टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। टेलीफोन के माध्यम से उसने उसको जाना और सीखा कि क्या इसमें किया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया, क्या किस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया, किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें। सो ऑर्डर ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन्स फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। द डिज़ाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाई एयर टू लंदन। छपाई भी हो गया और मैगजीन को कैसे भेज दिया गया? एयर से, हवाई जहाज से, एरोप्लेन से मैगजीन कहाँ चलेगी? लंदन पहुँच गया। देखिए सारा चीज़ में कितना फास्ट इस्तेमाल हुआ। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज डन instantly through the internet, that is called the e-banking। यानी जो भी ऑर्डर मिला था उसका पेमेंट भी आपको दिल्ली
और लंदन के बीच में जो होना है वो घर बैठे ही हो गया। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, चेक लेने की जरूरत नहीं है, कैश लेने की जरूरत नहीं है। There is a cashless transaction having in the 21st century is its very demandable parts. So ये देखिए यहाँ पर, इसको समझ लीजिए, फिर लेट्स वर्क ऑफ दीज आउट देखेंगे। इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस मैगजीन। ये जो मैगजीन छपाई हो रही है उसमें उसकी बेटी है उनकी, वो बोल रहे हैं ये तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, इट्स लुक्स लाइक अ वेरी नाइस मैगजीन, बट व्हाई isn't my textbook printed like this? I can hardly read the words in my book. No, my child, this printing press is not for ordinary Indians. तो वो कह रहा है नहीं मेरे बच्चे, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में आज के समाज जितनी तेजी से बदला है, उस बदलाव में टेक्नोलॉजी का के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। यानी आप नहीं कह सकते हैं कि बिना टेलीकम्युनिकेशन के हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना इंटरनेट के आगे बढ़ सकते हैं। अब तो नहीं बढ़ सकते हैं, अब डिमांडेबल, इसकी नीड हो गई है। लेट्स वर्क दिस आउट इन द अबव एग्जाम्पल। अंडरलाइन द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, अभी हम लोगों ने वही देखा ना कि कैसे लंदन से डिज़ाइन हुआ। ये प्रोडक्शन ये हो गया। या कार की बात करें अगर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें, तकनीक का, सेंसर का इस्तेमाल करना और भी चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो टेक्नोलॉजी ही है। सो हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विथ ग्लोबलाइजेशन? वेरी इजी। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ई बुक, ई शॉपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो हैविंग। तो ये सारे ई बैंकिंग, जितने सारे ई लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड है। तो वो आप आज आरा में हैं और कल दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, तो अब वो समय नहीं रह गया है कि दिल्ली ले जाने के लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास बैग में होने चाहिए। नो, यू हैव टू स्कैन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पुट ऑन योर मेल। आराम से मेल पर रख दीजिए, वहाँ जीरोक्स देना रहता है, फटाक से निकालिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करके दे दीजिए। जब फाइनल दौर रहता है तब जरूरत पड़ता है कि फाइनल दिखाने के लिए। तो इस तरह से हर जगह सुरक्षित तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को भी कैरी कर सकते हैं। ग्लोबलाइज हो गया। सो वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी? नो। बिना आईटी के विस्तार से आप ग्लोबलाइजेशन की बात जो कर रहे हैं, यह बिल्कुल अधूरी वाली बात है। ऐसा होना करना संभव नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। अगला जो पोर्शन है हम लोग देखेंगे वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। विदेशी जो नीतियां हैं व्यवसाय में, ट्रेड में, उसमें फॉरेन ट्रेड जो मैंने कल बताया था आपको, उसमें किस तरह से शेयरेबल होता है दो कंट्री के बीच में, हमारे यहाँ जो जॉब करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। सो लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। यानी चाइना की जो टॉयज है, खिलौने, उसका एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज। यानी भारतीय जो सरकार है उस खिलौना पर टैक्स बढ़ा दे। What would happen? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. यानी कि इस खिलौने को आपको इस्तेमाल करना है चाइनीज को, तो उसका टैक्स बहुत ही ज़्यादा इस तरह से रखा जाए कि लोग उसको अवॉइड करें, फिर अपने कंट्री का। वही होता है, व्हाट वुड हैपन दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस, because of the tax buyers will have to pay a higher price on imported toys.
Chinese toys will no longer be cheap in the Indian markets in import from the China will automatically reduce। यानी कहीं ना कहीं चाइना का जो बाजार है भारत पर जिस तरह से पकड़ बनाए हुए हो और उस गति से अगर उसको टैक्स बढ़ा दिया जाए या भारतीयों का टैक्स कम कर दिया जाए भारतीय खिलौनों का, तो मार्केट में ज़्यादा दिन तक ये बले नहीं रह सकते हैं। सो चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट्स एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना will automatically reduce in Indian toy maker will prospers। So tax on import on an example of trade barrier। कहने का मतलब है कि टैक्स जो है अपने आप में बाजार को रोकने का, स्लो करने का एक तरीका है। टैक्स लेना है, ऐसी बात नहीं है, टैक्स तो लेना है, लेकिन टैक्स को बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे वाल से गुजर के जाना पड़े कि ये कंट्री का टैक्स है, फिर ये स्टेट का टैक्स है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स है। तो टैक्स ऑन द इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स ट्रेड बेटर। It is carry a barrier because some restrictions has been set up। Governments can use trade barriers to increase or reduce foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country। So the Indian government after independence, भारतीय जो सरकार है आज़ादी के बाद की जो स्थिति बदली है, the Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment। This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition। यानी कहीं ना कहीं अपने देश में जो विदेशी कंपनियां हैं उसके साथ आपको बैलेंस बनाने के लिए, आपको प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वो सारी फीचर्स का ध्यान रखना होगा जो विदेशी कंपनियों ने किया है। टॉयज का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि कल से टॉयज आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं प्रीवियस कि टॉयज में जो स्मूथनेस होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वो अगर इंडियन मार्केट के बाज़ार में नहीं होगा, उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है तो बाज़ार को पकड़ नहीं सकते हम लोग। तो ये स्थिति अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। Industry were just coming up in 1950s and 1960s, and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up। Thus India allowed imports of only essential items such as मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम्स etc। ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाते हैं। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। यानी समझने की बात यहाँ पर ये है कि हमारे देश के जो भी अपने देश की जो सरकारें हैं उसमें जो अपने देश के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि वो कैसे आगे बढ़े, ग्रो करे। ये हर कंट्री के लिए ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग अराउंड 1991, 1991 से जो चेंजेस आया हमारे बाज़ार में, बिजनेस का जो चेंज हुआ, some far-reaching changing in policy were made in India। The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe। It felt that
competition would improve the performance of producers. It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. This decisions, जो ये decisions लिया गया, this decisions was supported by powerful international organization, powerful international WTO, World Trade Organization, यानी कि जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य विभाग में है, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, जो कि दुनिया के बाकी जो मुल्क हैं, देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में कैसे बदलाव और बिजनेस करने के क्या तौर तरीके होने चाहिए, वो एक नियम बना है यहाँ पर. So thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that goods could be imported and exported. वस्तुएं जो मंगाई जाने लगी, आयात और निर्यात की बात हो रही, imported, exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. Factories and offices here. So removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. What is known as liberalization. कैसे बैरियर को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इन्वेस्ट करें अपने भी देश के. अब मान लिया जाए, अब इसको मैं समझा दूँ आपको लिबरलाइजेशन के सेंस में, अपने देश में कोई भी विदेशी अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहा हो और उसमें उसको इतना ज़्यादा टैक्सेशन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ जाए कि पहले ही वो बेचारा परेशान हो जाए, वो सोचने लगे इस तरीके से हम काम अभी शुरू किए, उतना नहीं, इतना डॉक्यूमेंटेशन है, ज़मीन अधिग्रहण करने में एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है, बिजली के लिए ये हो गया. ज़मीन अधिग्रहण, लैंड जो एक्विजिशन जिसको कहा जाता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है. यानी अगर कोई टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी का प्लांट अगर गुड़गांव में लगा, पटना में लग रहा हो, तो पटना में आप लगाना है तो मारुति और सुजुकी दो कंपनियां, या होंडा कंपनी का कोई फैक्ट्री लगाए यहाँ पर पटना में लगाए, आरा में लगाए, तो उसको ज़मीन चाहिए कि ऐसी लगेगी. अब उस ज़मीन के लिए इतना लन फंदेवानंद करना पड़े उसको, बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का लिखित ये वो ऐसे रूल, इतने सारे टैक्स, पेनल्टी, फाइन, उसके तो उतना सारा चीज़ें होने लगी. तो बहुत लिबरलाइजेशन बहुत होना चाहिए. उदारवाद इसको कहा जाता है हिस्ट्री में. अगर लिबरल नहीं है कागजात के मामले में, टैक्स के मामले में, तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा बिजनेस करने के लिए. ये सबसे बड़ी बात है. तो रिमूविंग बैरियर्स ऑफ और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. With liberalization of trade, business are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. क्या मंगा रहे हैं, क्या भेज रहे हैं. हाँ, इस पर टैक्सेस बहुत कम लगे, एकदम नॉमिनल लगे. नॉमिनल का मतलब होता है बहुत कम, नगण्य. The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal. सरकार इस तरह से बने कि और इस तरह से नीतियां लाए कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, हर चीज़ को स्टार्टअप करने में उनको आसान हो. लेट्स वर्क दिस आउट. देखते हैं हम लोग इसमें. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. So the tax on imports or tax on imports is one type of trade barrier. Tax on import is one type of trade barrier. यानी चाइना से सामान मंगा रहे हैं, अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं, रफाल फ्रांस से मंगा रहे हैं, रसिया से सामान मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं. तो उस मंगाते में कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते उस प्राइस कॉस्ट उसका इतना हाई हो जाए कि लोगों को, आम जनता को खरीदने में बहुत दिक्कत आए. ये अपने आप में टैक्स जो है बैरियर का काम कर रहा है. द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड. सो दिस इज नोन एज
quotas. The quota system is also having. Can you explain using the example of Chinese toys? Already we had taken the example of the Chinese toys. So how quotas can be used as a trade barriers? So do you think this should be used as a discuss? So it's given by the tax resumptions. Tax resumptions is by the Chinese toys companies. It's a very mandatory. So here is having the World Trade Organization. We had discussed about that, is a very important parts. So WTO is a World Trade Organization. Already हमने संस्था बताया आपको. So we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. तो हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट in India was supported by some very powerful international organizations. So these organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. Trade between countries should be free. दो देशों के बीच में जो व्यापार है वो फ्री होना चाहिए. Should be free. All countries in the world should liberalize their policies. दुनिया के हर देश जो भी व्यवसाय में जो नियम बनाए वो काफ़ी सरल बनाए, लिबरलाइज सरल बनाए, आसान बनाए, जिससे कि किसी को भी स्टार्टअप करने में दिक्कत नहीं हो. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द developed countries. So WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed at present 164 countries of the world. 164 दुनिया के देश हैं जो इस रूल्स को मानते हैं. इसको अंडरलाइन कीजिए, जस्ट अ मिनट. At present, 164 countries of the world are currently member of the WTO. तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं जो WTO के मेंबर हैं, दुनिया के कितने राष्ट्र, तो 164 countries of the world are currently member of the WTO. The WTO is supposed to allow free trade for all. फ्री ट्रेड फॉर ऑल, फ्री ट्रेड फॉर ऑल, सभी के लिए व्यवसाय फ्री हो. फॉर ऑल. इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स. ऑन द अदर हैंड, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade is agricultural products. Trade is an agricultural products, यानी खेती के जो सामान है उसको भी ट्रेड के में लाया जाए, उसको भी व्यवसाय में लाया जाए. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. Here is having the one kinds of the debate on trade practices. Debates on trade practices. तो क्या डिबेट है इसको समझने की जरूरत है. You have seen in chapter 2, आपने chapter 2 को देखा. You have seen in the chapter 2 that our agricultural sector provides the bulk of employment and a significant portion of the GDP in India. Compare this to a developed countries. अगर कोई विकसित देश की तुलना करे, compare this to a developed countries such as the US. US है United States अमेरिका, with the share of agriculture in GDP at 1%. मात्र 1% एग्रीकल्चर का है हिस्सा है उसके GDP में.
and its share in total employment is a teeny 0.5%, मतलब 0.5% हो गया 0.5%, and yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the USA, यानी बहुत कम लोग हैं जो खेती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमेरिका में, who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries. Due to this massive money, ये massive मतलब होता है बड़े पैमाने पर, due to this massive money that they receive, US farmers and sell the farm products at abnormally low prices. Abnormally low prices. The surplus farm products are sold in other countries market at low prices. Surplus का मतलब ये होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो किसान खेती करता है और उसके अपने परिवार के खाने के बाद जितना अनाज बचता है वो अनाज जो है उसको सरप्लस में कहा गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सरप्लस. सो the surplus farm products are sold in other country markets at low price, adversely affecting farmer in this country. आप यहाँ देख सकते हैं, developing countries are therefore asking the developed country government. Developing countries are therefore asking the developed country government. So we have reduced trade barriers. We have reduced trade barriers as per WTO rules. हम लोग अपने देश का जो व्यवसाय का जो बाधा है, बैरियर्स मीन्स बाधा, उसको कम कर सकते हैं, जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों में तब्दीली करके भी लाया जा सकता है और भी कंट्री के. सो WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. So you have asked our governments to stop supporting our farmers, but you are doing so yourselves. Is this free and fair trade? तो यहाँ पर है कि you have asked our government, आप अपने सरकार से पूछ सकते हैं, to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this free and fair trades? नहीं, इस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रेड के लिए सही नहीं है. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, टिपिकल कॉटन फार्म इन USA. कॉटन की खेती हो रही है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स owned by a huge corporation that will sell cotton abroad at लोअर्ड प्राइस, कम मूल्य पर. तो आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे इस पार्ट के थ्रू कि कैसे इसको फार्मर्स के साथ ट्रेड में जो कम से कम पार्टिसिपेशन हो रहा है, किसान कम से कम अमेरिका का ही हिस्सा लिया गया, कि ये अमेरिका का यह एग्जाम्पल जो लिया गया है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी वहाँ के किसानों का जो पार्टिसिपेशंस है बहुत ही थोड़ा है, उनके GDP में है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, उनकी हिस्सेदारी कम है. कहीं ना कहीं उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है वहाँ के किसानों को कि इस तरह से वो आगे बढ़ें, और इसमें उसके कारण उसका व्यवसाय और बढ़े और देश के डेवलपमेंट में, उसके इनकम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो. तो ये एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर. तो हम लोग अभी टुमारो पार्ट 4 देखेंगे ना. टुमारो वी विल सी द पार्ट 4, क्योंकि 3 पार्ट हो चुका है. एंड यहाँ पहले देखेंगे लेट्स वर्क दिस आउट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो, और उसके बाद के हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में एग्रीकल्चर का भी कितना इम्पोर्टेंस है. And we will take the example of the Indian agriculture sectors is also important.
यहाँ भी हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2/3 जनसंख्या जो है गांव में रहती है और उसके आधार पर फार्मिंग द मेन एक्टिविटी है। तो हमारे यहाँ का जीडीपी कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे देश के किसानों के कारण, टुमारो वी विल see again here. So we'll see you tomorrow, and thank you and have a nice day.